क्योंकि इस एरिया की ज्योग्राफी आपको जरूर पता होनी चाहिए, तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। आप में से किसी को पता है कि पीडीएफ को कैसे शेयर करते हैं? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। अरे भाई बताओ ना, इसे कैसे शेयर करते हैं? मैंने स्क्रीन पे तो खोल लिया इसे। इसमें कैसे डालते हैं? लोग डालते हैं ना इसमें पीडीएफ। हैं? हाँ सर, उसको क्लिक करेंगे तो सर शेयर का ऑप्शन आ जाता है वहाँ से कि उसको शेयर करना है हमें। क्या कह रहे हो? सर आपने है ये? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बच्चे। इसमें शेयर कैसे करते हैं इसे? कोई बता सकता है आप में? हाँ सर, मैं हेल्प कर सकता हूँ सर, आप बताएं तो। भाई मैंने सेलेक्ट कर लिए वो जितने जी सर। फोटोग्राफ हैं। जी सर। उसके जी बाद सर। क्या करना है? सर गूगल मीट पे कर रहे हैं क्या आप? मतलब व्हाट्सएप पे तो शेयर करना होगा ना सर? नहीं नहीं, गूगल मीट पे इसी में आ जाए ना, जैसे सामने मेरी चेहरे के बजाय आपको ये भी दिखने लगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर करनी है सर को। सर अच्छा, हाँ स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं हाँ हाँ। सर? तो सर एक आप रिप्रेजेंट का ऑप्शन आता होगा यहाँ, प्रेजेंटिंग का, उस पे जाइए। स्क्रीन करके आ रहा होगा, आप उधर क्लिक कर लीजिएगा सर। एक सेकंड एक सर सेकंड। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उधर शेयर स्क्रीन आ रहा है, वहां से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। एक मिनट। प्रेजेंट नाउ, मोर ऑप्शन, फुल स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड आ रहा है, चेंज लेआउट आ रहा है, चेंज बैकग्राउंड। नहीं सर, देखिए जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना। स्क्रीन सेवर कौन सा है इसमें? हाँ हाँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर होने लगी ना। अच्छा अच्छा। हाँ सर, अभी आपकी स्क्रीन दिखने लगेगी सर। प्रेजेंट नाउ, टर्न ऑन कैप्शन, टर्न ऑफ कैमरा। प्रेजेंट नाउ मुझे लग रहा है यही है क्या? जी सर। योर एंटायर स्क्रीन, ओके। अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा सर। ओके ओके। एक मिनट, अब रुक जाइए एक सेकंड, मैं उसी को खोल लूँ जरा। सर 3 डॉट आ रहा होगा आपके गूगल मीट पे सर, 4 सिंबल आते हैं। फोन कट करने का, वीडियो का, माइक का, और 3 डॉट। आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहाँ एक ऑप्शन आता है सर, शेयर स्क्रीन करके। चलिए कोई बात नहीं, मैं लैपटॉप में एक नहीं आ सेकंड। रहा है, आप शायद मोबाइल में देख रहे होंगे। एक मिनट एक मिनट। लैपटॉप में प्रेजेंटिंग का ऑप्शन आता है। एक सेकंड बच्चे।
share your entire screen. Caption of resolve a problem. A window. Yes. हाँ भाई, अब दिखने लगा? नो सर। नो सर। इसमें तो यार दिखा रहा है मीट ऑल इज शेयरिंग ए विंडो। सर दिख गया ना? सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। आ गया सर, आ गया। यस सर, दिख रहा है सर। अब भी दिख रहा है? यस सर। अब भी दिख रहा है? नहीं सर, अब नहीं दिख रहा सर। एक सेकंड। नो सर, नो सर। अब दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर अब। हाँ सर। यस सर। अब देखिए, ये 1780 का है। आप देखेंगे कि नीचे जो केरल वाला दिख रहा है ना, अब साफ साफ यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। नीचे जो केरल वाला एरिया है उसी को ट्रावनकोर लिखा हुआ है, ठीक। और बाईं तरफ राइट हैंड की तरफ जहां मद्रास लिखा हुआ है, यहां 12 महल की पहाड़ियां हैं इस इधर की तरफ, ये बेसिकली हैदर का एरिया है। और ऊपर की तरफ मलाबार वाला एरिया है। और इसमें नीचे की तरफ जहां तमिलनाडु में एक जगह डिंडीगुल, ये जो डिंडीगुल है, यही हैदर अली ने एक शस्त्रागार भी बनाया था। ये भी एक बार सवाल पूछा गया है। यहाँ एक शस्त्रागार की फ्रांसीसियों की मदद से स्थापना करी थी, यही डिंडीगुल है, हैदर अली ने की थी। और ये तब का है। ऊपर की तरफ मराठा लिखा हुआ है, मराठे लेफ्ट की तरफ हैं। ऊपर निजाम का डोमिनेंस है, निजाम का डोमिनियन, निजाम का एरिया। और देखिए बीच में जो बाउंड्री बना रही है वो बना रही है कृष्णा नदी। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं ना? जी सर। जी सर। जी सर। यस सर, सुनाई दिखाई दे रहा है। यस सर। ये पूरा एरिया हैदर का है। देखिए इस एरिया में गोवा का हिस्सा जो है, गोवा बिल्कुल अलग दिखाया गया है। इसके ऊपर तक का हिस्सा हैदर के पास है। मलप्रभा नाम की नदी बहती है, घाट प्रभा और मलप्रभा, वो एरिया तक हैदर के पास है। पालघाट, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर आज तमिलनाडु में, मैसूर देखिए ये आज कर्नाटक में, श्रीरंगपट्टनम आज कर्नाटक में, बेंगलोर, चित्रदुर्ग, रायदुर्ग, बेल्लारी, कनकगिरी, ये सब कर्नाटक में है आज। तो देख रहे हैं, इस मैप को देख के आपको अंदाज लग गया होगा कि हैदर का एरिया कौन सा था। दिख रहा है ना अभी भी? यस सर। यस सर। जी सर। चलिए अब एक सेकेंड। अब हट गया होगा, मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। अब आपको पूरी पीडीएफ दिख रही होंगी मेरे कंप्यूटर की, दिख रही है नहीं दिख रही? सर दिख रही हैं सर। यस सर। दिख रही है सर। अब ये दिख रहा है? यस सर। ये कर्नाटक वार वाला दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है आप लोगों को? सर बहुत छोटा दिख रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके एक सर मिनट। अभी तो सर सारी फाइलें पीडीएफ खुली भी पड़ी दिख हैं। रही है। सारी फाइलें दिख रही हैं। सारी फाइलें दिख रही हैं। अभी ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, सारी फाइलों वाला? यस सर। यस। यस सर। जी सर।
अब आपको ये दिख रहा है, पूरी स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? नो सर। सर अभी नहीं दिख रही सर। नो सर। अब देखिए, अब दिख रही है? सर नहीं दिख रही अब सर। दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही? यस सर, दिख रहा है पूरा। नहीं सर सर। अब दिखाई दे रही है सर। एक मिनट, ये तो मुझे लग रहा है वही खोल दिया मैंने दोबारा से। यस सर, हैदर वाला। यस सर। एक सेकंड। अब देखा मैसूर वॉर? अब दिख रहा है? यस सर। यस सर, अब दिख रहा है देखिए सर। नीचे, यस सर। नीचे देखिए ट्रावनकोर, उसके बाद ये कर्नाटक। कर्नाटक जो उस समय, आज का कर्नाटक है वो कर्नाटक नहीं है, ये जो साइड वाला ईस्टर्न वाला एरिया ये कर्नाटक है। और ऊपर जो उड़ीसा तक का एरिया उसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता था। और ये मैसूर है और ऊपर निजाम का एरिया है। और देखिए ब्रिटिश टेरिटरी साफ साफ दिख रही है, नॉर्दर्न सरकार वाली पूरी ब्रिटिश टेरिटरी दिख रही है 1784 में। और अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन नीचे वाला एरिया दिख रहा है। और देखिए माहे आज जहां है वहां एक जमाने में ट्रावनकोर हुआ करता था, जिसे आज केरल कहते हैं। तो जब मैं माहे का जिक्र करूंगा तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए। और देखिए ध्यान से, पौंडीचेरी जो है कर्नाटक का हिस्सा है उस जमाने के, कर्नाटक लिखा हुआ है। ऊपर वाला गोदावरी वाला जो एरिया है देखिए पूरा निजाम का एरिया है। आज इसमें तेलंगाना और हैदराबाद और कर्नाटक का कुछ हिस्सा शामिल है आज के। आप लोगों ने देख लिया इसे अच्छे से? जी सर। हेलो, जी सर। ओके। अब इसे पूरे में देखते हैं, देखिए। एंड इस पूरे पिक्चर को देखिए, ये तत्कालीन हिंदुस्तान की पिक्चर है। कोई आप में से पढ़ेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, या नीचे से शुरू करते हैं? सबसे नीचे क्या है? एनीवन? मैसूर। मैसूर। हाँ पढ़िए पढ़िए, शाबाश। सर पढ़ पाना थोड़ा सर। हाँ पूरा पढ़िए नीचे से। भैया हिस्ट्री मैप्स के बिना थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, पढ़िए। पढ़िए। सर पढ़ पाना थोड़ा सर मुश्किल है, साफ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, साफ सबसे नहीं नीचे दिखाई दे रहा? ट्रावनकोर है। अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है साफ? अब बताइए, अब साफ दिखाई दे रहा है? सर अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सर मैसूर है, कॉन्फेडरेसी है, बीच बीच में छोटे और डोमिनियंस, निजाम डोमिनियंस का आ रहा है। हाँ इधर हाँ, कर्नाटक साइड में है। कर्नाटक सरकार लिखा हुआ है, नॉर्दर्न सरकार, और नीचे कर्नाटक। यस सर। और नीचे सबसे नीचे ट्रावनकोर है,
त्रावणकोर। त्रावणकोर के ऊपर मलाबार कोस्ट है। मलाबार कोस्ट इसी एरिया को कहा जाता है जिसमें कालीकट है। कालीकट मलाबार कोस्ट पे है। देखिए कालीकट बिल्कुल नीचे नहीं है, कालीकट नीचे से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर है टिप से। जी सर, उसके नीचे चीन है। उसके नीचे कोचीन है। जी सर, फिर और कैलिकट है, हाँ देन कालीकट, माई, हाँ डेनमार्क। और उसी गोवा के पोर्ट, ऊपर देखिए मैसूर, हाँ मैंगलोर। मैसूर लिखा हुआ है। जी सर। के ऊपर सर मैंगलोर और है। हाँ मैसूर के ऊपर देखिए गोवा लिखा हुआ है। जी सर। गोवा के ऊपर और आप चलेंगे तो देखो सालसेट और बसीन लिखे हुए हैं बॉम्बे में ही। जी सर, बॉम्बे, सालसेट, बसीन। यस। और उसके ऊपर जूनागढ़ लिखा हुआ है, सारनाथ लिखा हुआ, सोमनाथ लिखा हुआ है। जी सर, गुजरात वाले पार्ट में। गुजरात वाले पार्ट। और ये पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी है पीले रंग से जो है। देखिए ये पूरा पीले रंग से जो है ये पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी है, यानी पूरा गुजरात, ऑलमोस्ट पूरा उड़ीसा। और देखिए निजाम के एरिया को छोड़ करके नीचे तक, मतलब राजपूताना भी मराठा कॉन्फेडरेसी का हिस्सा माना गया है। और ऊपर देखिए आज का जहां यूपी है वहां अवध लिखा हुआ है। और ये जो आगरा वाला एरिया है, अलीगढ़ वाला जो एरिया है, बुलंदशहर वाला जो एरिया है, मेरठ वाला जो एरिया, मुजफ्फरनगर, ये सब मराठा कॉन्फेडरेसी में हुआ करता था उस समय। आज जो मुरादाबाद और बरेली वाला रीजन है, पीलीभीत वाला रीजन है नेपाल बॉर्डर तक का, वो रोहेलखंड में था। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। और देखिए बिहार और बंगाल, इस पूरे एरिया को बंगाल में शामिल था ये। और देखिए इसमें पूरा बांग्लादेश है और इवन बर्मा का भी हिस्सा, पूरा बर्मा है इसमें। इंडिया इन 1795। क्लियर हुआ बेटा कुछ? जी सर। एटलस में भी दे रखे हैं सर ये हिस्ट्री वाले पोर्शन में। अच्छा एक सेकेंड। एक मैप और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बहुत कुछ हद तक तो आपको अंदाज हो गया। ये देखिए मराठा स्टेट्स, ये भी उसी पीरियड का है। दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है। पीले रंग का मराठा स्टेट है, दाहिनी तरफ बंगाल लिखा हुआ है, नीचे कलकत्ता लिखा हुआ है, ऊपर अवध, OUDH, औध, राजपूताना, नीचे ये देखिए मैसूर, हैदर अली, डोमिनियन ऑफ हैदर अली, कर्नाटक सरकार, नॉर्दर्न सरकार, कालीकट, ये गोवा, सालसेट और बसीन, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, ऊपर राजपूताना। और देखिए ये पाकिस्तान का आज का सिंध प्रांत है। ये अफगानिस्तान, पेशावर, काबुल, CABUL, काबुल, सिख एम्पायर, ये पांचों नदियों का देखिए सिख। और ये नेपाल, BHOTN, भूटान, बंगाल। क्योंकि ये वर्बल नाउन है इसलिए इसकी स्पेलिंग में अंतर हो सकता है। हर जगह आपको आज की स्पेलिंग से अंतर नजर आएगा।
जी सर, के की जगह हर जगह सी है, अभी जहाँ के लगाते हैं वहाँ सी है। हाँ हाँ। और देखिए ये मराठा स्टेट पीले रंग से है, ब्रिटिश डोमिनियन येलो कलर, ये से पिंक कलर से है हल्के से। देखिए ये नीचे वाला जहां मेरी एरो दिख रहा है आपको चलते हुए, जी सर। ये पूरा ब्रिटिश डोमिनियन है। फ्रेंच और पोर्टुगीज बहुत छोटे छोटे जगहों पर हैं ये पुर्तगाली गोवा, गोवा 1961 में आजाद हुआ है पुर्तगाल से। और ये फ्रेंच पौंडीचेरी ये, और इधर ये माहे। लक्षद्वीप लेक्काद्वीप लिखा जाता है अंग्रेजी में, अंडमान आइसलैंड। ये चटगांव है, चिटगोंग। और ये डेक्का, DECC है, डेक्का मतलब ढाका। ये प्लासी, देखिए इसमें प्लासी भी दर्शाया गया है, ये प्लासी। और इसके ऊपर 150 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद, MOORSHE मुर्शिदाबाद। चलिए, तो आपको अब अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो आपके मन में ये फिगर खिंच गई होगी। हुआ क्या है कि जो वाडियार डायनेस्टी थी उसमें कृष्णराज, चिक कृष्णराज शब्द आता है। चिक का मतलब होता है श्री, चिक कृष्णराज का शासन था 1731 से लेकर 1734 तक। जैसे हमने अवध पढ़ा है वैसे ही हम इसे पढ़ेंगे। और उनके समय में दो भाई, देवराज और नंदराज, एक भाई जो है वो सुप्रीम कमांडर था आर्मी का, और दूसरा जो भाई था वो रेवेन्यू का बड़ा अफसर था, कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू था। इन दोनों के हाथ में रियल पावर थी। अब सत्ता के चार केंद्र यहां धीरे धीरे बन गए। 1764 तक आते आते मराठा अपने आप में सत्ता के केंद्र थे ही थे, आपको पता ही है। निजाम भी बन चुका था एक सत्ता का केंद्र, आपको मालूम ही है, पढ़ चुके हैं आप। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं 1760 से लेकर 64 तक। आपने वांडीवाश का युद्ध, अंतिम युद्ध जो आपने पढ़ा, तो आपको फ्रांसीसी एक अलग सत्ता का केंद्र है और अंग्रेज एक अलग सत्ता का केंद्र है। अब इधर मैसूर, निजाम और मराठों में हमने देखा कि सबकी टेरिटरी एक दूसरे से चिपकी हुई है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ करते थे, यानी कि आपस में इनमें सरहद की लड़ाई हुआ करती थी। ये एरिया हमारे में, ये एरिया तुम्हारे में। मैसूर और मराठों के बीच में कई बार छोटी मोटी झड़पें हुई। 1752 में हुई, 1754 में हुई, 1757 में हुई, 1760 में हुई। निजाम के साथ भी कई बार हुई। मैसूर के जो शासक थे वो बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। नतीजा ये निकला कि आपस में जो ये युद्ध हुए मैसूर के निजाम से, कभी मराठों से, उसने बहुत कुछ हद तक बैंकरप्ट कर दिया। बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालिया। और हैदर अली
जो बहुत नीचे से भर्ती हुआ था आर्मी में, वो धीरे धीरे प्रमोशन पा पा करके ऊंचे पद पर पहुंच गया। और लीडरशिप की क्वालिटी होने के कारण धीरे धीरे 1761 तक आते आते पूरे मैसूर की सत्ता उसने हथिया ली। हैदर अली चूंकि आर्मी कमांडर था, तो आर्मी पूरी तरह से उसके कब्जे में थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी बहुत तेज घुड़सवार सेना। मिलिट्री में एक टर्मिनोलॉजी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज हुई है, उसको कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना यूज करती थी, जिसमें पैदल सेना बहुत तेजी से मार्च करती है दुश्मन की टेरिटरी में और ऊपर से एयरफोर्स अटैक करती है। ब्लिट्जक्रीग मतलब लाइटनिंग वॉर। ऐसा लगता था कि बिल्कुल आसमान में से गोले बरस रहे हैं, आग बरस रही है। सेम टेक्निक हैदर अली की हुआ करती थी। और मराठों से लड़ने के लिए बहुत तेज घुड़सवार सेना की जरूरत भी थी। साथ ही हैदर अली ने फ्रांसीसियों से मिलकर के अपनी आर्टिलरी को बहुत मजबूत किया, तोप खाने को। आर्टिलरी मतलब तोप खाना, जो कि फ्रांसीसियों द्वारा ट्रेन किए जाते थे। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से एक शस्त्रागार स्थापित किया डिंडीगुल में। यह भी सवाल पूछा गया है। और हैदर अली ने वेस्टर्न मेथड से अपने सिपाहियों को ट्रेन कराना शुरू किया। अगर सवाल आता है कि वेस्टर्न मेथड से किसने शुरुआत करी हिंदुस्तान में, तो वो हैदर अली था। मराठों ने 1764 में पानीपत के बाद, 1766 में और 1771 में हैदर अली पर 3 बार हमले किए। और हैदर अली से बहुत सारा एरिया जो वो लेना चाहते थे उन्होंने लिया। लेकिन माधवराव की मौत के बाद और उसके बाद पेशवा के जो आपसी डिफरेंसेस हुए, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई, हैदर अली ने 1774 और 76 के बीच में वो सभी एरिया दोबारा गेन कर लिया। और गेन ही नहीं किया, आज का जो कर्नाटक का बेल्लारी जिला है, कर्नाटक में एक जिला है बेल्लारी, और कड़प्पा, कुर्नूल, ये सब मराठों से हथिया लिए। इन परिस्थितियों में पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से लेकर 1769 तक, 3 साल चलता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के वक्त बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। 1765 में दीवानी मिली चुकी है बिहार, बंगाल, उड़ीसा की। अंग्रेजों ने इस सिचुएशन में सोचा कि क्यों ना निजाम पे हाथ रख दिया जाए। मैंने आपको बताया भी था, निजाम के एक डिस्प्यूट के अलावा कभी इतिहास में निजाम और अंग्रेजों में कोई लड़ाई नहीं हुई। और निजाम पर हाथ रख के
कंपनी ने कहा कि नॉर्दर्न सरकार वाला जो एरिया है, जो अभी आपने देखा है नॉर्दर्न सरकार, वो एरिया हमें दे दीजिए। इसके बदले में निजाम से कहा कि इस हैदर अली से तुम हिसाब किताब चुकता कर लो। यद्यपि दोनों फोर्सेज मुस्लिम थी, हैदर अली भी मुस्लिम था और निजाम भी मुस्लिम था, दोनों सुन्नी मुसलमान थे। और ये एरिया हमें दे दो। तो अंग्रेजों ने नॉर्दर्न सरकार का एक पूरा एरिया जो लगभग बंगाल के बराबर था, यहां पर मुफ्त में हासिल कर लिया निजाम से। कंपनी ने बहुत सारे एरिया जीता नहीं, संधियों से हासिल कर लिया। कहा इससे कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हैदर अली से हिसाब किताब चुकता कर लो। हैदर अली को ये लगा कि मराठे तो ऑलरेडी उस पर हमला बोल ही रहे हैं हर 2 साल पीछे, निजाम भी अगर उस पर हमला बोल देगा तो हैदर अली का पत्ता साफ हो जाएगा, और वो भी सपोर्टेड बाय इंग्लिश कंपनी। हैदर अली ने यहां एक डिप्लोमेटिक गेम खेला। अभी वारेन हेस्टिंग नहीं आया, 1767 का ही है, गवर्नर जनरल नहीं बना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है। हैदर अली ने एक डिप्लोमेटिक गेम खेला। उसने मराठों को न्यूट्रल कर दिया, या कहिए तो अपनी तरफ मिला लिया। निजाम को यह लालच दिया कि मेरे जितने टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तुम्हारे साथ, उन्हें मैं आज की डेट से समाप्त समझता हूं। और एक बहुत तेज हमला मद्रास पे किया, जिसे आज चेन्नई कहते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरह अंग्रेजों के कब्जे में ही थी। अंग्रेजों की एक जो कंपनी का एरिया था उसी का हिस्सा थी, पहले से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। स्थिति यह हुई कि अंग्रेजों को मद्रास छोड़ के भागना पड़ा। और एक बहुत ही अपमानजनक संधि हैदर अली के साथ करनी पड़ी अप्रैल 1769 में। अंग्रेजों का सिराजुद्दौला और मीर जाफर वाला प्लान जैसा बॉम्बे में नहीं चला था बाद में, उससे पहले उन्होंने बंगाल के बाद सबसे पहले अपनाया यहीं निजाम के साथ मिलकर के, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ 1767-69 के बीच में। और अल्टीमेटली उस संधि से इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की समाप्ति हो गई। संधि वो बहुत ज्यादा अपमानजनक थी अंग्रेजों के लिए। हैदर अली की हर शर्त को अंग्रेजों के द्वारा माना गया, क्योंकि मद्रास में जान बचाने के लाले पड़ गए थे। अब जिस पीरियड को हम पढ़ रहे हैं अभी, वो पीरियड था जब सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ है। सेवनटीन 1769 में हार का मजा चखने के बाद कंपनी बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि सही मौका आए और हैदर अली को मजा चखाया जाए। हैदर अली से 69 में जब संधि हुई तो हैदर अली ने उसमें एक शर्त रख दी थी, कंपनी बिना कोई पैसा लिए हैदर अली की मदद करेगी जब मराठे हैदर अली पे हमला करेंगे। सही 2 साल बाद 1771 में, मैंने आपको बताया मराठों ने कई हमले किए, उनमें से 1771 फिर मराठों ने हमला बोल दिया।
अंग्रेज कंपनी ने हैदर अली की कोई मदद नहीं करी। अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध तो लड़ा, लेकिन जब पेशवा का आपसी डिस्प्यूट हुआ तब लड़ा 1775 में। वो भी कैलकाटा काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया था, आपको पता ही है। 1771 में अंग्रेज कंपनी किसी भी सूरत में सीधे युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। हैदर अली की डिमांड पर भी अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं करी। हैदर अली इस बात से बड़ा नाराज हुआ कि कंपनी अपने संधियों का पालन नहीं करती। हैदर अली को लगा इससे फ्रांसीसी ज्यादा अच्छे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यही वो पीरियड है जिस पीरियड में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। फ्रांसीसी क्रांति किस ईयर में हुई है? एनीवन? 1789 1789। जी हाँ। और फ्रांसीसी क्रांति के वैक्यूम को लुई 15वें के मारे जाने के बाद नेपोलियन के द्वारा भरा गया। नेपोलियन की लीडरशिप उभरी वहां, और नेपोलियन के बहुत सारे प्लानों में से एक प्लान हिंदुस्तान पर हमला बोलना भी था, टीपू सुल्तान की मदद से। दूसरे, माहे एक ऐसी जगह थी जहां से हैदर अली का राज्य बहुत आसानी से उसे सारी सप्लाई मिल सकती थी, और माहे फ्रेंच ऑक्यूपेशन था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का कारण बहुत बड़ा वही था जो मैंने आपको पहले बताया कि वारेन हेस्टिंग ने जितनी भी चीजें थी फ्रांसीसियों की, उन सबको कब्जे में लेना चाहा था जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तब। दूसरे, वारेन हेस्टिंग को पहले से शक था कि हैदर अली आज नहीं तो कल फ्रांसीसियों की सहायता जरूर लेगा, और ये फ्रांसीसियों के कांटेक्ट में। हैदर अली ने अपनी नेवी को यह ऑर्डर किया कि वो माहे पर कब्जा कर ले, और पैदल सेना से कहा कि वो माहे जाए। तो पैदल सेना को अल्टीमेटली गुजरना था हैदर अली के एरिया में होकर के, जैसा आपने मैप में देखा भी। हैदर अली ने कहा कि ये कैसा हो सकता है भाई, मेरे एरिया में बिना परमिशन के गुजरेंगे आप, वो भी मेरी बिना मर्जी के। हैदर अली ने इस सब के लिए मराठों को भी मनाया और निजाम को भी मनाया, और यह कहा कि अंग्रेज कभी आपका साथ देते हैं, कभी इसका साथ देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपके बहुत भले हों। इधर मराठों से 5 साल से युद्ध चल ही रहा था, 1775 से 1780 तक। तब मराठे नेचुरल वे में अंग्रेजों के खिलाफ थे। निजाम को भी कुछ समझ में आया, तो हैदर अली ने तीनों को मिलाकर के एक जॉइंट फ्रंट बनाया अंग्रेजों के खिलाफ। सत्रह सौ 1780 में हैदर अली ने जो कर्नाटक वाला पोर्शन आपने देखा है, ईस्टर्न कोस्ट वाला, आज का कर्नाटक नहीं, ये कर्नाटक CAR वाला है, KAR वाला नहीं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक जगह हुआ करती थी अर्काट। अर्काट के नवाब का जिक्र भी आया है एंग्लो फ्रेंच वॉर में।
इसको कब्जे में ले लिया और वहां का जो अंग्रेज सेनापति था कर्नल बैली, उसे हरा दिया। अर्काट का युद्ध जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान हुआ है। अंग्रेजों ने इस बीच में सिंधिया के माध्यम से जो संधि करी 1781 और 82 में, उसमें उन्होंने एक शर्त यह भी रख दी मराठों से कि आप हैदर अली का साथ नहीं देंगे। युद्ध शुरू होने के 1.5 साल बाद हुई एंग्लो मैसूर वार की। नतीजा मराठे हैदर अली से अलग हो गए 1-1.5 साल साथ रहने के बाद। अंग्रेजों ने निजाम को भी धमकाया। निजाम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे अंग्रेज कंपनी नाराज हो। आजादी मिलने तक निजाम ने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसके वंशजों ने। नतीजा निकला कि हैदर को अकेले लड़ना पड़ा और एक पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। जिसमें हैदर अली की हार हुई। लेकिन संधि नहीं हुई अभी। हैदर अली ने अगले 2 महीने में फिर से मोर्चा खोला। पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ नवंबर 1721 में और फरवरी 1782 में हैदर अली ने फिर से एक अन्य युद्ध में अंग्रेज सेना को न केवल हराया बल्कि उनके सेनापति को बंदी भी बना लिया। का नाम था कर्नल प्रेत। इसी बीच में एक डेवलपमेंट यह हुआ कि दिसंबर 1782 में हैदर अली की मौत हो गई, नेचुरल। हैदर अली की इस नेचुरल डेथ ने, हैदर अली की मौत सेकंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान ही हुई है, लेकिन युद्ध के दौरान नहीं हुई, बीमारी से हुई है। यह सारा बर्डन उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर ला दिया और 1783 में छोटे मोटे युद्ध हुए, आपस में झड़प हुई और 1784 आते आते मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि से ही दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया। और ये दूसरा युद्ध, पहले युद्ध में तो हैदर अली की जीत हुई थी, दूसरे युद्ध में भी हैदर अली और टीपू सुल्तान की हार नहीं हुई, बराबरी पे छूटा। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए एरिया को लौटा दिया। लेकिन अंग्रेजों ने केवल 6 साल ही वेट किया। 1790 में कॉर्नवालिस के पीरियड में तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ 1792 तक, और इस तीसरे एंग्लो मैसूर वार में टीपू के आधे राज्य को अंग्रेजों ने ले लिया और टीपू के 2 लड़कों को भी लिया जमानत के तौर पर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 के बीच में चला, जो अगले गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के पीरियड में हुआ। देखिए, अंग्रेजों के समय में गवर्नर जनरल बनने से उनकी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आया।
इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन भले ही अलग अलग उन लोगों ने किया, लेकिन जो पॉलिसी उसमें कोई चेंज नहीं आया बहुत ज्यादा। मेजर चेंज फिर 1857 में जाके ही आया है, डलहौजी के बाद। थोड़े बहुत चेंज जरूर आए हैं। और 1790 में तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में परिस्थिति कॉर्नवालिस ने बिल्कुल बदल दी। जिस हैदर अली ने मराठों और इनको मिलाकर के एक ट्रिपल अलायंस बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ, अब कॉर्नवालिस ने एक ट्रिपल अलायंस बना दिया टीपू के खिलाफ, जिसमें मराठे और निजाम की सेना कंपनी के साथ मिल गई। टीपू को इस बात का पहले से एहसास हो गया था और उसने फ्रांसीसियों की मदद पहले से ही लेनी शुरू कर दी थी, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद से। ये वही पीरियड है जब फ्रांस में नेपोलियन का वार हो रहा था। टीपू ने इवन टर्की से मदद मांगी। जब टीपू गद्दी पे बैठा था तो एक विषय ये आया था कि टीपू को राजा के रूप में मान्यता कौन देगा। तो सवाल ये उठा कि टीपू, लोगों ने सजेस्ट किया कि मुगल बादशाह देते हैं, तो उन्होंने कहा मुगल बादशाह तो अंग्रेजों का पेंशनर है, वो तो खुद ही वहां इलाहाबाद के किले से लेके सिंधिया लेके के बैठा ला उसे जाकर के दिल्ली में, वो मुझे मान्यता देगा। तो टीपू ने अपनी मान्यता टर्की के खलीफा से ली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, राज करने की मान्यता। और टीपू ने 1784 में जो आज का टर्की है, जिसकी कैपिटल इस्तांबुल है, इसे एक जमाने में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था रोमन एम्पायर के समय में, वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शताब्दी के दौरान। कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। वहां भी अपना दूत भेजा, फ्रांसीसी राजा से मिलने अपना दूत भेजा 1784, 85, 86, 87। एक सेकेंड, हेलो, हाँ गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत। मैं अभी आपको 1 घंटे में रिंग बैक कर लेता हूं। तो इन सब की मदद हासिल करने का प्रयास किया गया। इसी बीच में ट्रावनकोर का जो राजा था उससे टीपू के कुछ डिफरेंसेस हो गए। क्रारंगपोर एक जगह पड़ती है केरल में, और जयकोट्टी, इन दोनों जगहों को ट्रावनकोर के राजा के द्वारा कोचीन में मिला लिया गया था। ट्रावनकोर का जो राजा था उसने डचों से खरीदा था इसे। टीपू ने कहा कि ट्रावनकोर तो टीपू के अंडर में एक राज्य है, वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और ट्रावनकोर के राजा ने किसी दूसरी पार्टी से कैसे, डचों से कैसे कर लिया बिना उसकी परमिशन लिए। इसी बात को लेकर के 1790 में टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला बोला।
अंग्रेजों ने ट्रावनकोर के राजा का साथ दिया। अंग्रेज इसी मौके की तलाश में थे और ये कहा कि ट्रावनकोर एक कमजोर राज्य है, टीपू को उस पर हमला नहीं बोलना चाहिए। टीपू का कहना था कि ये तो मेरा सबॉर्डिनेट है, मेरी बिहाफ पर राज कर रहा है। कॉर्नवालिस के साथ दिक्कत ये थी कि कॉर्नवालिस स्वयं एक मिलिट्री कमांडर रह चुका था, लेकिन उसने वॉशिंगटन के सामने, जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर किया था। कॉर्नवालिस को ये अपने आप को प्रूव करना था कि वो आज भी एक बहुत एबल मिलिट्री कमांडर है। इसे प्रूव करने में कॉर्नवालिस ने तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में खुद युद्ध अभियान का नेतृत्व किया, गवर्नर जनरल होने के बावजूद। कॉर्नवालिस ने वेल्लूर, अंबूर, बेंगलोर, ये सब करते करते कॉर्नवालिस अल्टीमेटली श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। आज की डेट में श्रीरंगपट्टनम कहां है, कोई बताएगा? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? सर तमिलनाडु में। सर ये नहीं कर्नाटक मालूम, में। देख के बताओ। एनीवन? सर कर्नाटक में। कर्नाटक में, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में सर। यस, मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहीं पर है। और यहां मराठे और निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। अल्टीमेटली 1792 में, 2 साल बाद शुरू होने के, श्रीरंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। मार्च 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध चौथे एंग्लो मैसूर वार में हुआ है, उसमें कोई संधि नहीं हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे एंग्लो मैसूर वार में हुई है। आधे से ज्यादा टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। उसके 2 लड़कों को जमानत के तौर पर रख लिया। निजाम को कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का पूरा एरिया दे दिया गया। मराठों को तुंगभद्रा नदी के नॉर्थ वाला पूरा एरिया दे दिया गया। और टीपू का राज आधा रह गया। इस तरह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, कॉर्नवालिस के पीरियड में टीपू के राज्य को, देखिए अंग्रेजी शासनकाल में, इस पीरियड में देखिएगा, जिसने अंग्रेजों का विरोध किया उसका उन्होंने पत्ता साफ कर दिया। अभी मराठों का भी पत्ता साफ करेंगे। और लगे हाथ चौथा एंग्लो मैसूर वार भी इसी के साथ पढ़ लीजिए। यद्यपि वो वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस के बाद वेलेजली के पीरियड का है।
फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ है। तब तक लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बन के इंडिया में आ चुका था 1798 में। और तब तक नेपोलियन ने बिल्कुल डिक्लेयर ही कर दिया था, पूरा इंटेंशन क्लियर था कि नेपोलियन समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान आएगा या इराक के रास्ते से आएगा, लेकिन नेपोलियन आएगा जरूर हिंदुस्तान और अंग्रेजों को तबाह कर देगा। नेपोलियन का वो हैवॉक था, फ्रांस का नेपोलियन का वो हैवॉक था 19वीं शताब्दी में। हैवॉक मतलब है कि इंग्लैंड, प्रूशिया मतलब जर्मनी, इटली, ये सब मिल गए थे नेपोलियन के खिलाफ एक साथ। बहुत जबरदस्त भय था, मतलब 15-20 साल नेपोलियन का बड़ा जबरदस्त भय रहा सभी में। वही भय 20वीं शताब्दी में एडोल्फ हिटलर का हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर पावर में आया 1932 में। 1932 से लेकर 1945 तक के 13 सालों में वो भय जो पूरे दुनिया में था हिटलर का, वही भय उस पीरियड में नेपोलियन का था। और दोनों के पराजय के सेम कारण थे, रूस पर हमला। नेपोलियन की 2.5 लाख की सेना में 10,000 नहीं बचे थे रूस पर हमला करने के दौरान। हिटलर की 10 लाख की सेना में 25,000 बचे थे। दोनों ने बड़ा भयंकर गलती करी, मिसकैलकुलेशन था, रूस पर हमला बोलना। रूस में इतनी ठंडक है, और रूस में क्या होता है, वो एक नई पॉलिसी अपनाते हैं, डेट इज कॉल्ड स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। जो भी है, जो सेना यूज कर सकती है, उस सबको जला दो, नष्ट कर दो। और उन्होंने अपने पूरी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया साइबेरिया की तरफ। वहां भयंकर कड़ाके की ठंडक पड़ती है, वहां कोई सर्वाइव नहीं कर सकता रशियंस के अलावा। तो वेलेजली के दिमाग में यह था कि या तो टीपू को सबऑर्डिनेट स्टेट में बदल दिया जाए, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वेलेजली लाए थे अंग्रेजों की तरफ से, या फिर टीपू को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए। टीपू पर आरोप लगाए गए कि वो दुनिया भर में अपने दूतावास भेज रहा है, अरब में भेज रहा है लोगों को, अफगानिस्तान में जमान शाह के पास भेज रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपोल भेज रहा है, टर्की भेज रहा है, फ्रांस में भेज रहा है, नेपोलियन के पास भेज रहा है। एक जैकोबिन क्लब बना लिया है इसने फ्रांसीसी क्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए। निजाम और मराठों के साथ भी मिला हुआ है, अंग्रेज कंपनी के खिलाफ साजिशें कर रहा है। टीपू ने कहा कि ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन टीपू के एक्सप्लेनेशन को सफिशिएंट न मानते हुए अप्रैल 1799 में वेलेजली ने सेना भेज दी टीपू पर हमला करने के लिए। और मई 1799 में, 4 मई 1799 को टीपू अपने किले श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ते हुए अंग्रेजों से मारा। टीपू के मरने के बाद उसके पूरे परिवार को वेल्लूर भेज दिया गया, और वो जो राज था, वो नाम के राजा वाडियार वंश को पुनः वापस कर दिया गया। वाडियार डिनेस्टी के जो राजा जिन्हें वापस किया गया, मैसूर का राज, वो आज भी आजादी के बाद भी मैसूर के रूलर के रूप में जाने जाते हैं, महाराजा मैसूर के रूप में। और सबसे फेमस जो वहां का इवेंट होता है वो मैसूर का दशहरा होता है, वो आज भी मनाया जाता है। मैसूर के राजा का महल आज भी मौजूद है, उसमें उनके वंशज रहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जनता उन्हें आज भी महाराज के रूप में संबोधित करती है। 1799 से लेकर आज 2021 तक उन्हीं के वंशज वहां रहते हैं। तो ये थी कहानी एंग्लो मैसूर वॉर की। लौट के चलते हैं फिर से कान वाले से पहले वारेन हेस्टिंग पर।
सेकंड एंग्लो मैसूर वार आपको मैंने बता ही दिया। अगली चीज थी शाह आलम के साथ संबंध। शाह आलम मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद के किले में रहने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन बाद में महादजी सिंधिया की मदद से शाह आलम दिल्ली चला गया और वारेन हेस्टिंग ने शाह आलम की पेंशन बंद कर दी, ये कहते हुए कि उसने मराठों से हाथ मिला लिया है। और जो जो शाह आलम को दोनों जिले दिए थे, इलाहाबाद और कड़ा, वो दोनों जिलों को वापस ले लिया और उन्हें 50 लाख रुपए में दोबारा से अवध के नवाब को ही बेच दिया। उसी के किले उसी को बार में बेच दिए। अवध के साथ रिलेशनशिप आपने पढ़ी लिए, जिसमें इसने रोहिला वार में साइना भेजी थी। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसके पीरियड में हुआ है बनारस की संधि 1773 में। इसी बनारस की संधि में इलाहाबाद और कड़ा के जिले 50 लाख रुपए के बदले में दोबारा लौटा दिए इन्हीं को, अवध के नवाब को। तब तक शुजाउद्दौला जिंदा था। शुजाउद्दौला की डेथ जो है 1775 में हुई है। अवध के नवाब की डेथ के बाद उसकी बेगम और नए नवाब आसिफउद्दौला के बीच में जो विवाद हुआ, उसमें वारेन हेस्टिंग ने हस्तक्षेप किया। आसिफउद्दौला जब गद्दी पे बैठा तो अवध में तब तक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा दिया गया था। शुजाउद्दौला के समय से एक ब्रिटिश कंटीजेंट वहां रहती थी, जिसका खर्चा नवाब अवध दिया करता था। ये क्लाइव के समय से ही हो गया था, 1765 से। आसिफउद्दौला ने कहा कि इस पर आसिफउद्दौला और नवाब अवध पर बहुत पैसा बकाया हो गया था, उस कंटीजेंट का, यानी जो आर्मी की ब्रिगेड रहती थी उसका बकाया हो गया था, पैसा पूरा नहीं दे पाए थे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो मेरी माँ है, विधवा जो थी उसकी, शुजाउद्दौला की, वो बहुत सारी रकम दबाई बैठी है, दे नहीं रही है। वारेन हेस्टिंग ने अवध के नवाब की मां को धमकाया और जो मिडिल्टन नाम का था, मैंने आपको कल बताया भी था उस किस्से में, जो वहां का रेजिडेंट था, उसके माध्यम से सारा काम कराया, जिसे कलकत्ता काउंसिल में बाद में 3 लोग जो बने थे, 3 लोग जो इसके विरोधी थे, उन्होंने इस बात में मिडिल्टन को वापस भी बुला लिया था। आरोप यह है कि लगभग 105 लाख रुपए अवध के नवाब को मिले अपनी बेगम इससे, शुजाउद्दौला की बेवा से। और वो पैसे, अब सवाल उठता है कि आसिफउद्दौला को पैसे मिले, कंपनी क्यों हस्तक्षेप कर रही थी? तो कंपनी इसलिए हस्तक्षेप कर रही थी, कंपनी ये चाहती थी कि इन्हीं पैसों से, आसिफउद्दौला ने कहा, जब उनसे मिलेंगे तब तुम्हें दूंगा। अब सवाल ये है कि पढ़ क्यों रहे हैं हम इसे? पढ़ इसलिए रहे हैं कि आरोप ये लगा कि वारेन हेस्टिंग ने अवध की नवाब की जो बेगम थी उससे पैसे लिए हैं करप्शन के रूप में, घूस के रूप में। जो इन पर बायोवेग चला उसमें एक आरोप ये भी था। नहीं, वारेन हेस्टिंग को उन अवध की नवाब की बेवा और आसिफउद्दौला के बीच में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? ये तो बहुत ही डोमेस्टिक मैटर है, किसी के व्यक्ति घर का। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज हुई
रोहिला वार हो गया, अवध की नवाब का इशू हो गया, प्लस एक बनारस के चेत सिंह का हुआ। बनारस का एक इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे अवध के नवाब के भीतर ही, चेत सिंह। हुआ ये कि अवध के नवाब की 1775 में जब डेथ हो गई शुजाउद्दौला की, तो आसफुद्दौला के साथ कंपनी ने एक नया समझौता कर लिया। जो 1765 में जो समझौता हुआ था क्लाइव के पीरियड में, उसमें से उसकी कुछ शर्तें बदल दी गई। और उन शर्तों में एक ये था कि बनारस अब कंपनी के आधिपत्य में रहेगा, और बनारस में जो वहां के लोकल रूलर थे चेत सिंह, वो कंपनी के अंडर में आ गए। कंपनी ने चेत सिंह से भी पैसे लिए। चेत सिंह से कहा कि तुम 5 लाख रुपया सालाना दोगे तब नवाब रह सकते हो यहां के। ऐसे कर करके अच्छा खासा चेत सिंह को पैसा दे नहीं पाए, तो कंपनी का बकाया हो गया चेत सिंह के ऊपर। मजेदार किस्सा ये है, जब 10-15 लाख रुपए कंपनी का बकाया हो गया, 20 लाख रुपए, तो चेत सिंह ने अपने एक आदमी के थ्रू वारेन हेस्टिंग को 2 लाख रुपए रिश्वत के भिजवाए। वारेन हेस्टिंग ने 2 लाख के 2 लाख रख लिए और कहा कि मैं खुद बनारस आऊंगा। वारेन हेस्टिंग उसके बाद खुद बनारस गया। बनारस से पहले ही जहां बक्सर पड़ता है, क्योंकि कलकत्ता की तरफ से आ रहा था, तो चेत सिंह स्वागत के लिए बक्सर पहुंच गया। और चेत सिंह ने अपनी पगड़ी वारेन हेस्टिंग के पैरों में रख दी कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको इतना घूस दे चुका, इतना बकाया मैं नहीं दे पाऊंगा, इतनी आय नहीं है यहाँ की। खैर, जैसा कि हिंदुस्तान के अन्य चीजों में हुआ, चेत सिंह का एक भतीजा था महीप, उसकी निगाह अपने चाचा की गद्दी पर लगी हुई थी। उसने वारेन हेस्टिंग से समझौता कर लिया। उसने कहा तुम इसे हटाओ, तुम 20 लाख की बात कर रहे हो, मैं 40 लाख दूंगा, इसकी जगह मुझे गद्दी बैठा दो। कहते वारेन हेस्टिंग ने उससे भी पैसे ले लिए और चेत सिंह को हटा के महीप सिंह को गद्दी बैठा दिया। तो ये छोटे छोटे वारेन हेस्टिंग के समय के किस्से थे। इतनी चीजें वारेन हेस्टिंग के पीरियड में हुई हैं। उम्मीद है कि इस पोर्शन से अगर सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। जहां तक बात है क्लाइव ने जहां अंग्रेजी प्रशासन की नींव रखी, वारेन हेस्टिंग ने उस पर एक बिल्डिंग खड़ी करी, इसमें कोई शक नहीं। वारेन हेस्टिंग कई सारी भाषाओं का ज्ञानी था, बंगाली भी बोल लेता था। एकमात्र वायसराय जो बंगाली बोलना जानता था वो वारेन हेस्टिंग ही था। यह भी सवाल पूछा गया। इसके अलावा वो ईरानी लैंग्वेज पर्शियन भी जानता था, अरेबिक भी जानता था। उसी के पीरियड में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में। लालची उतना ही था जितना क्लाइव था। अवध की नवाब की बेगम से सुना, उस जमाने में 10 लाख रुपए ले लिया घूस के, ताकि मिडिल्टन उसे परेशान न करे। इसके अलावा इसी के पीरियड में गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विकिंस ने किया। यह भी सवाल पूछा गया है। चार्ल्स विकिंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वारेन हेस्टिंग बहुत तेज था। उसे एक जगह मालूम पड़ गया कि उसे गवर्नरशिप से हटाया जा रहा है।
तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसका जो चेयरमैन था सुल्लीवान, उसको ही पटा लिया और उसके लड़के को अफीम की खेती का लाइसेंस दे दिया हिंदुस्तान में। उसने लास्ट मोमेंट पे अपना कास्टिंग वोट कर दिया और वारेन हेस्टिंग हिंदुस्तान के वायसराय गवर्नर जनरल के पद से हट नहीं पाया शिकायतों के बावजूद। इवन स्थिति ये थी कि अंग्रेज जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स, उसने भी एक प्रस्ताव पारित किया था वारेन हेस्टिंग को हटाने के लिए। वहां भी घूसखोरी करी वारेन हेस्टिंग ने। हाँ बताएं। बोले। हाँ भारत बताओ। भारत गौतम आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज, ऑन हो गया था सर उस समय। कोई बात नहीं। अब अगला वायसराय कार्नवालिस ने इसके बचे हुए कामों को ही पूरा किया और वेलेजली तक आते आते वो साम्राज्य की जड़ें स्थापित हो गई, पूरी तरह से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई जिसे आज आप देख रहे हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम वारेन हेस्टिंग? वारेन हेस्टिंग से कोई और सवाल पूछना हो तो पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अगला वायसराय, सॉरी गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस। (1786) में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एक नया गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में भेजा जिसका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। सर एक क्वेश्चन था सर वारेन हेस्टिंग से संबंधित सर। बिल्कुल पूछें। सर जैसे कि सर आपने बताया कि वारेन हेस्टिंग पर सर महाभियोग लगाया गया था, तो सर इंग्लैंड के जो संविधान में सर ये महाभियोग की प्रक्रिया का सर है इसमें सर प्रावधान? हाँ, इंग्लैंड के संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन वह महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन सफल नहीं हुआ तो बरी कर दिया था उसे, और बरी नहीं किया बल्कि प्रीवी काउंसिल का बाद में सदस्य भी बना दिया रिटायरमेंट से वो के बाद, उसे बरी कर दिया था। एक चीज रह गई इसमें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने? नहीं। इसी पीरियड का है। नो सर। सर पढ़े हैं। देखिए, कोडिफिकेशन की अगर बात की जाए, संहिता को बनाए जाने की, तो सबसे पहले फर्रुखसियर का फरमान है और उसके बाद 12 अगस्त 1765 का क्लाइव ने जो शाह आलम से फरमान जारी कराया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का,
इलाहाबाद की संधि के दौरान, वो दूसरा कोडिफाइड लॉ है। मतलब एक तरह से कंपनी को अधिकार मिला, जिसमें 26 लाख रुपए शाह आलम को मिलने थे और 53 लाख रुपए जो है निजामत के काम के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए नवाब को मिलने थे। इसके बाद ये इमेजिन किया गया कि कंपनी को लगभग 40 लाख पाउंड पर एनम प्राप्त होंगे। जब इतना सारा माल कंपनी को मिलने लगा तो इंग्लैंड में ये चर्चा चलने लगी कि कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि अब ये मात्र केवल व्यापारिक कंपनी नहीं बची, इसके पास अपनी लैंड है, अपनी आर्मी है, अपना एरिया, उसका ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटी इसके ऊपर रहनी चाहिए। इन्हीं सब परिस्थितियों में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। सत्रह सौ पैंसठ से लेकर 1772 के 7 साल के दैद शासन में, यानी ड्यूअल गवर्नमेंट में, बड़ी अफरा तफरी भी रही। इस पीरियड में एक बड़ा मेजर चेंज हुआ। कंपनी तो की आय तो घटती चली गई और कंपनी के कर्मचारियों की आय बढ़ती चली गई। कंपनी तो ये स्थिति में आ गई कि कंपनी बिल्कुल दिवालिया हो जाए, और कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मालामाल हो रहे थे। रीजन ये था कि वही सब चीजों का दुरुपयोग हो रहा था खुद के बेनिफिट के लिए। और इसी बीच में फेमस 1770 का बंगाल का अकाल पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, क्योंकि कंपनी की कोई फेमाइन की पॉलिसी नहीं थी, ना ही कंपनी के पास जो है कोई रिजर्व था जिससे जो है जो पैदावार ना हो, मानसून के फेल होने के कारण तो लोगों में बांटा जा सके। उसके तो फोटोग्राफ तक उपलब्ध नहीं है, केवल रिटन अकाउंट मिलता है दूसरे की बुकों में। और फेमाइन के दौरान कंपनी पर आरोप लगा कि कंपनी ने गेहूं और चावल, विशेषतः चावल की कालाबाजारी और करी कंपनी के लोगों ने। तो जो अकाल था उसकी स्थिति और बिगड़ गई। इसी बीच एक बड़ी बेवकूफी कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करी। वो ये करी कि कंपनी का जो डेब्ट था, कंपनी का जो कर्जा था, वो 6 मिलियन पाउंड पहुंच चुका था, और उस पर भी 12.5% के लाभांश की घोषणा कर दी गई। ये कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में लाभांश की घोषणा की जाती है और 12.5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा उन्हें। तब ब्रिटेन की लोकसभा में ये बहुत चर्चा हुई कि कंपनी की क्या ऑडिट रिपोर्ट है, कंपनी कितना कमा रही है, कितना गंवा रही है, कहाँ क्या कर रही है, इसका कुछ छानबीन की जाए, इसकी कुछ देखभाल भी की जाए। ऐसा ना हो कि कंपनी क्या कर रही है हमें कुछ पता ही ना चले।
उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसे नाम दिया विशेष समिति, सेलेक्ट कमेटी, जो कंपनी के कागजों की छानबीन करने के लिए बनाई कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। कंपनी कर्जे में डूबी जा रही है, युद्ध भी लड़ रही है और कंपनी के अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। इसी बीच जब जांच होने लगी तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1 मिलियन का लोन अप्लाई किया गवर्नमेंट से। पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से मौका मिल गया कि अब कंपनी लोन चाहती है गवर्नमेंट से, इसी बहाने इस कंपनी के ऊपर कुछ न कुछ नियंत्रण लगा दिया जाए। तो पार्लियामेंट ने उस क्रम में 2 कानून पास किए। पहला ये कि कंपनी को £14 लाख का ऋण दे दिया गया 4% ब्याज पे, अंग्रेज सरकार ने दिया। और दूसरा ये किया कि इनके ऊपर एक रेगुलेटिंग एक्ट लाद दिया, जैसे आप फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं 1773 का, ताकि पार्लियामेंट का और सरकार का शिकंजा कंपनी पर रहे। पैसा दे रहे हैं तो तुम पर नियंत्रण भी रखेंगे। और कंपनी का जो संविधान था उसके ऊपर लादा इसे कि कंपनी के संविधान में कोई भी बात लिखी सही, ये जो इसमें लिखा है ये फाइनल होगा। पहला चेंज इसमें यह किया है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, डायरेक्टरों का समूह, उसकी संख्या फिक्स कर दी, 24 कर दी उसकी। और उसमें से 6 लोग हर साल रिटायर होते थे और हर साल नए 6 नॉमिनेट होते थे। प्लस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपलसरी कर दिया कि जितने भी पैसे के लेन देन से संबंधित कागजात हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने रखे जाएंगे। और खास तौर से जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीजें हैं, जो फौजें आपकी लड़ाइयां कर रही हैं, तो इस एक्ट ने पहली बार पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी पर, कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तान पर एस्टैब्लिश किया। इसीलिए सबसे पहले इसी को पढ़ा जाता है। कॉलेजियम की व्यवस्था की गई। उससे पहले गवर्नर अकेला हुआ करता था, कॉलेजियम नाम की चीज नहीं होगा। कॉलेजियम का मतलब होता है 3, 4, 5 लोग और उसके साथ जुड़े हुए, जिनके साथ मिलकर के वो निर्णय लेगा। जैसे आज प्रधानमंत्री लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, GOM जो होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वही निर्णय लेता है, एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। यही कुछ व्यवस्था ऐसी की गई कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल का पद बनाया गया, जिसमें 4 मेंबर रखे गए। और उन चारों मेंबरों के होने की शर्त में यह रखा गया कि ये सिविल सर्वेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। इसी व्यवस्था को बाद में चेंज किया गया जब वारेन हेस्टिंग और बाद के मेंबरों में लड़ाई होने लगी, बाहर के मेंबरों में। और 4 मेंबर इसके बनाए गए, फिलिप, मॉनसन, बेयरवेल, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बेयरवेल। और कल मैंने इनके बीच के आपको टसल बताई थी।
गवर्नर जनरल इनके साथ ही बैठ कर कोई निर्णय ले सकता था और गवर्नर जनरल इन काउंसिल था और 5 साल के लिए उसका टेन्योर फिक्स किया गया। वही व्यवस्था आजादी के बाद राष्ट्रपति में ले ली गई। तब भी वायसराय फिर 5 ही साल के लिए होता था। गवर्नर जनरल 5 साल का, उसके बाद वायसराय जो 1858 के बाद बना 5 साल के लिए। कोई बात हो तो हटा भी दिया जाता था पहले। और इनको हटाने के लिए प्रावधान यह किया गया कि ये केवल और केवल ब्रिटेन के राजा के द्वारा हटाए जा सकते हैं, वो भी जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करे। प्लस इसने ये व्यवस्था करी कि जो गवर्नर जनरल है वो फोर्ट विलियम में बैठेगा, उसका ऑफिस निश्चित किया और वो प्रेसिडेंट होगा सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से। इसी एक्ट ने एक व्यवस्था करी कि डिस्प्यूट्स के निपटारे के लिए, विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायालय होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा 3 जजेस और होंगे। वही सुप्रीम कोर्ट आज आप देखते हैं दिल्ली में। कंपनी के जितने सर्वेंट थे वो सब इसके अधीन होंगे, उनके आपस के जो विवाद होंगे। इसके अलावा बंगाल में और पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हैं यूरोपियन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, अपील का अधिकार होगा उन्हें। सुप्रीम कोर्ट सभी तरह के केसेस सुन सकता है। और एक ज्यूरी की व्यवस्था दी गई। ज्यूरी की जो व्यवस्था है हिंदुस्तान में बहुत बाद में जाकर के समाप्त हुई है। आजादी के बाद भी ज्यूरी की व्यवस्था चलती रही। ज्यूरी का मतलब ये होता है कि 5-10 लोग जजेस की सहायता के लिए होते हैं, जो उस केस की परिस्थितियों पर देख करके अपनी राय देते हैं। जजमेंट जज को ही देना होता है, लेकिन ज्यूरी की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 11 लोग की ज्यूरी बनाई जाती थी, 5 लोग की ज्यूरी बनाई जाती थी। वो बाद में आजाद हिंदुस्तान में वो ज्यूरी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आजाद हिंदुस्तान में भी एक बहुत फेमस केस हुआ था, उसके बाद ज्यूरी की व्यवस्था समाप्त की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट था उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी था और एपीलेट ज्यूरिडिक्शन भी था, जैसे आज है। गवर्नर जनरल से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी इसी में फिक्स कर दी गई थी। ये एक्ट एक तरह से चेक एंड बैलेंस का एक्ट कहा जाता है। इसने किसी को सोवरेन अथॉरिटी नहीं दी, एक का चेक दूसरे से बैलेंस किया जाता था। ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल कंपनी पर स्थापित हुआ, ना ही कंपनी का के डायरेक्टर की पूरी मोनोपोली थी, ना ही गवर्नर जनरल की मोनोपोली थी, ना ही उसकी काउंसिल की थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट की थी। सब एक दूसरे पर निर्भर थे।
एक बैलेंसिंग टाइप का एक्ट बनाया गया, क्योंकि पहला एक्ट था तो ये एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू हुए। इस एक्ट के लागू होने के दौरान वारेन हेस्टिंग था, और वारेन हेस्टिंग इसी के पूरे पीरियड में रहा, जो अगला एक्ट 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट ना आ गया हो। पहली बार इसमें व्यवस्था की गई कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये अलग बात है कि नंद कुमार को फांसी दे दी गई। इसके बाद 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आया, उसमें बस इतना संशोधन किया गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी के दौरान कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति के कोई फंड चीजें वायलेट होती हैं या नुकसान होता है, तो चूंकि उसने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं किया, सरकारी अधिकारी होने की कैपेसिटी में किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से चीज बाहर कर दी गई थी। इसके बाद 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया। पिट्स के इंडिया एक्ट आने से पहले एक मजेदार बात यह हुई थी कि तब लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स दो लोगों की मिलीजुली सरकार चल रही थी, और जो बिल पेश किया गया था वो हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास नहीं हुआ था, राज्यसभा से। इसी कारण अंग्रेज सरकार जो थी उसे इस्तीफा देना पड़ा था। इंडिया के लिए एक्ट बनाते वक्त एक बार यह भी सवाल पूछा गया है कि कब ऐसा हुआ है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले ऐसा हुआ था कि इंडिया के मैटर में कानून बनाते वक्त ब्रिटेन में किसी की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो। ये पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान ही हुआ है। पिट के इंडिया एक्ट ने जो चेंज किया वो लंदन में चेंज किया पहला। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जिसमें कि जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे और रेवेन्यू अफेयर्स थे कंपनी के, वो सब रखे जाने थे, और उसकी बिना मर्जी के नहीं होना था। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रभारी ब्रिटेन का वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री को वह फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहते, वह काउंसिलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं। एक्सचेकर के माने भाई मतलब भी जो है वो कोषागारी होता है, ट्रेजरी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वित्त मंत्री होते थे, और इसके अलावा प्रीवी काउंसिल जो हुआ करती थी, देखिए प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में आज भी होती है, वो राजा और रानी की काउंसिल हुआ करती है। ब्रिटेन में आज भी जो सर्वोच्च मैटर होते हैं वही काउंसिल सुनती है। प्रीवी काउंसिल के 4 लोगों को इसमें नियुक्त किया गया।
कंपनी के कार्यों को देखने के लिए। उस लड़ाई को दृष्टिगत रखते हुए अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल में मेंबर्स की संख्या घटा करके 1784 में 3 कर दी गई। अब गवर्नर को बहुत आसानी से अपने निर्णय करने की आजादी मिल गई, क्योंकि 4 में वो 3 एक तरफ हो जाते थे तो गवर्नर और एक ही बचता था। 3 में अगर एक भी गवर्नर की तरफ है तो 2 अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो की गई वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, चूंकि एंग्लो मराठा वार में ऐसा हो चुका था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने पहले पेशवा से समझौता कर लिया, बाद में उनके पास अनुमोदन के लिए कॉपी भेजी। तो 1784 में यह कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा वो सुपीरियर होगा और गवर्नर ऑफ बंगाल बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास उसके अधीन होंगे। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया इसी कारण से। और एक और बहुत बड़ा कारण था हैदर अली के साथ युद्ध। इन दोनों युद्धों ने ये अंग्रेजों को सबक सिखाया कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर करो, जो कि कलकत्ता में बैठती है। जो भी एक्ट में चेंज हुए हैं 1773 से लेकर के 1947 तक, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही वो चेंज किए गए, इसलिए उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे की परिस्थिति को समझने की जरूरत है। एक चेंज और किया गया कि जो उस जमाने में कोवेनेटेड सिविल सर्विस हुआ करती थी, ऐसे इंपीरियल सिविल सर्विस नहीं थी, ये तो बाद में आई है 1853 के आसपास, तब भी सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, कोवेनेटेड सिविल सर्विस कहते थे उसे। और यह कहा गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में केवल इसी सेवा के सदस्य ही रखे जाएंगे जो प्रशासनिक कार्यों से वाकिफ हों। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो लोग आ गए थे तो उससे लड़ाई झगड़ा होने लगा था आपस में, अब गवर्नर जनरल के निर्णयों को वो बदल रहे थे। तो इंग्लैंड में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, उन्होंने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी बनाते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बिना मर्जी के नहीं बना सकते थे। तो एक तरह का ड्यूअल सिस्टम हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना अलग निर्णय करते थे, लेकिन उन्हें उस निर्णय को अनुमोदन प्राप्त करना होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, जिस पर सरकार का हस्तक्षेप था। और ये ड्यूअल सिस्टम लगातार 1858 तक चलता रहा, उसके बाद चेंज किया गया। ड्यूअल सिस्टम इंग्लैंड में भी चला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग। सारे कंपनी के पेपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ही अप्रूवल के बिना कोई आदेश जारी नहीं हो सकता था। इस तरह से कंपनी के जितने मैटर थे, सिविल हो या मिलिट्री, सभी एक तरह से गवर्नमेंट के अंडर में आ गए। जान लीजिए 1784 के बाद जितने भी निर्णय हुए वो मात्र कंपनी के निर्णय नहीं है। वो 3rd एंग्लो मैसूर वार हो, 4th एंग्लो मैसूर वार हो, या 1802 का 2nd एंग्लो मराठा वार हो, या महाराजा रणजीत सिंह से बाद में लड़ाई हो, वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट की इच्छा थी, मात्र कंपनी की नहीं। 1784 के बाद कंपनी का निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रस्ताव बना के भेजते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको अनुमोदन करता था, उनकी बिना सहमति के नहीं हो सकता। कल को जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आपको कोई काम करना है एज एसडीएम, तो आप प्रस्ताव बनाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे साइन करेगा, डीएम पत्रावली पर अनुमोदन देगा,
या कमिश्नर अनुमोदन देगा या शासन अनुमोदन देगा, तो वो आपका अकेले का निर्णय नहीं है। जितने ऊपर के अधिकारी नोट शीट पर साइन करेंगे उन सबका निर्णय है। बोर्ड का जो हेड था उसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 3 सदस्य किए गए, उन 3 सदस्यों में एक सदस्य वो भी हुआ करता था जो कि सीएनसी हुआ करता था। सीएनसी मतलब कमांडर इन चीफ। सीएनसी का पद आजाद भारत के बाद समाप्त किया गया है। अदरवाइज अंग्रेज सरकार में वायसराय के बाद दूसरा जो प्रोटोकॉल में पद हुआ करता था वो चीफ इन सीएनसी हुआ करता था, कमांडर इन चीफ, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख हुआ करता था। ये पद अब बनाया गया है, जनरल विपिन रावत को रखा गया उस पद पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के नाम से। आजादी के बाद समाप्त कर दिया गया था ये पद। और इसमें एक प्रावधान और किया गया था कि कंपनी अब फर्दर किसी एक्सपेंशन में बिलीव नहीं करती है, किसी से युद्ध नहीं करेगी, मोटा मोटा, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। इस एक्ट में 1786 में 2 साल बाद एक संशोधन किया गया, वो भी केवल कॉर्नवालिस की डिमांड पे किया गया। कॉर्नवालिस ने यह कहा कि मैं गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी रहूंगा, क्योंकि मैं अमेरिका में लड़ चुका हूं और मैं अकेला गवर्नर जनरल और दूसरा कमांडर इन चीफ हो, यह पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से मैंने आपको बताया कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में कॉर्नवालिस खुद गया, क्योंकि कॉर्नवालिस तब केवल इसमें यह संशोधन किया गया कि गवर्नर जनरल स्पेशल परिस्थितियों में कमांडर इन चीफ भी रह सकता है, सर्वोच्च सेना का सेनापति। तो 1786 में इसमें माइनर चेंज ये किया गया और कॉर्नवालिस उसी के बाद हिंदुस्तान आया कि वो हिंदुस्तानी सेना का कमांडर इन चीफ भी था। और साथ ही साथ कॉर्नवालिस ने यह कहा कि वारेन हेस्टिंग के पीरियड में काउंसिल में बहुत बवाल हो चुके हैं, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल काउंसिल के असहमत हेतु हुए भी कोई भी निर्णय कर सकता है। तो इस बात पे भी सहमति दी गई। इसमें ये 1786 में संशोधन किया गया कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल बिना काउंसिल की सहमति के भी काम कर सकता है। तो कोई भी चेंज बिना किसी कारण के नहीं हुआ है। यहां तक हम आ चुके हैं और अब जो एम्पायर बिल्डर फर्स्ट वारेन हेस्टिंग का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त है। तत्कालीन परिस्थितियों में जो जो चीजें हुई वो भी समाप्त हैं। अब बचा कॉर्नवालिस और वेलेजली। अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो बताएं। जितना मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताएं। सब समझ में आया? यस सर, समझ आया। अब इसके बाद हम लोग कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग पढ़ेंगे। अब ये बताइए, कल से आपकी क्लास हम रेगुलर करेंगे, तो अब मैं तो पढ़ाऊंगा इस वीक में लास्ट में जाकर के, मेरी 2 क्लासेस हो गई, और नेक्स्ट टाइम मैं कॉर्नवालिस और वेलेजली दोनों खत्म कर दूंगा एक ही क्लास में। और आपका लगभग हम लोग 1802 पर आ जाएंगे, 1805 तक।
कल की टाइमिंग शाम की रखी जाएगी, तो आप लोग सब कंड्यूसिव है ना शाम की टाइमिंग से? यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। अब कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? क्योंकि कॉर्नवालिस के बाद वेलेजली और वेलेजली के बाद एंग्लो मराठा वार का कुछ हिस्सा जो 1802 में हुआ है, बसीन की संधि वगैरह, और 1818 तक आते आते मराठों का भी बिल्कुल पतन हो गया, और उसके बाद 1828 से 35 तक विलियम बेंटिक। अब इस फेज में 1825 के बाद का जो फेज है 1858 तक, इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो सुधार किए गए हैं, युद्ध कम लड़े गए, सुधार ज्यादा किए गए। अब यहाँ ये फेज जो है युद्धों का ही चल रहा है। आप लोग अब कितने लोग हैं जिनकी तैयारी को 2 साल से ऊपर हो चुका, या 2 साल नहीं हुए मैक्सिमम के? सर हो गया, 2 साल हो गया। जी सर, मेरा हो गया। जी सर, भी हो गया।